हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? सब बढ़िया। तो आज के इस क्लास में हम लोग डी फार्मा सेकेंड ईयर के लिए फार्माकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, उसमें सबसे पहला चैप्टर है जनरल फार्माकोलॉजी। और न्यू बैच जो अभी स्टार्ट हुआ है उसमें जनरल फार्माकोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं। इसका पार्ट 6 है, जिसमें हम लोग एक बहुत बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायो अवेबिलिटी, इसको कवर करने वाले हैं। अगर सिलेबस की मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 1 में सिलेबस में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बायो अवेबिलिटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो अवेबिलिटी देता है, ठीक है। एंड ये बायो अवेबिलिटी पर काफी बार रिपीटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके बोर्ड एग्जाम में और एग्जिट एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं, और गवर्नमेंट फार्मासिस्ट वगैरह के एग्जाम में पेपर में आते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और आसान है टॉपिक, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर मैं चीज़ों को समझाऊंगा और कोशिश करेंगे आप थोड़ा सा अपना 10% दें तो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो हम लोग अपने बायो अवेबिलिटी के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले आपको यह समझ में आना चाहिए कि सर ये बायो अवेबिलिटी का मतलब क्या होता है। बायो अवेबिलिटी का मतलब क्या होता है, क्यों ये बायो अवेबिलिटी टर्म यूज हो रहा है, समझो बात को। देखो, जब भी हम कोई दवा, जैसे इन मैडम जी को बुखार लगा, ये फगुनिया है। कौन है? फगुनिया। फगुनिया को क्या लग गया भैया? बुखार। बुखार कौन चीज से नापी? थर्मोमीटर से। थर्मोमीटर से देखी कि भैया हमको तो बुखार लग गया। बुखार लगा तो इनको दवा कौन सा सजेस्ट किया गया? पैरासीटामोल। पैरासीटामोल तो केमिकल, उसका जो मेन इंग्रेडिएंट हो गया। ब्रांड नेम अलग अलग होता है, कालपोल, डोलो, जो भी आप बोल दो। तो जब डोलो 650 mg, उसमें पैरासीटामोल 650 mg है, हम मान लेते हैं कि इनको आसान कैलकुलेशन के लिए एक 100 mg की दवा दी गई। इन्होंने 100 mg का दवा खाया, ठीक है। जब इन्होंने 100 mg का दवा खाया तो इनके बॉडी में जब दवा ओरली खाते हैं ना, तो ओरली खाने के बाद वो दवा इंटेस्टाइन के द्वारा, ये जो देखो आपका ईसोफेगस के द्वारा स्टोमक में, पेट में आता है और यहाँ डिसइंटीग्रेट होता है। डिसइंटीग्रेट होने के बाद चीजें एब्जॉर्ब होती हैं। तो एब्जॉर्ब होना यानी ब्लड सर्कुलेशन में जाना। किसमें? ब्लड सर्कुलेशन में जाना। तो ब्लड सर्कुलेशन में कितना दवा गया? तो एक्चुअली 100 mg का 100 mg ब्लड में नहीं जाता है। जब दवा ओरली खाते हैं तो 100 mg का 100 mg नहीं जाता है। तो कितना जाता है सर? तो दवा कितना जाता है सर? तो लगभग 60 से 70 mg ही जाता है, 60 to 70 mg, यानी 60 से 70%, 60 to 70%। इसीलिए मैंने 100 mg का एग्जाम्पल लिया ताकि कैलकुलेशन आसान हो। तो 100 mg का लगभग 60 से 70 mg ही ब्लड में गया। कैसा? प्योर फॉर्म में, प्योर फॉर्म में, अनचेंज फॉर्म में। बाकी कुछ मात्रा ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाता है, तो कुछ दवा यहीं पर डिसइंटीग्रेट, मतलब थोड़ा फूड इंटरेक्शन की वजह से वो खराब हो जाता है। तो कुछ दवा अलग अलग तरीके से, पेट की एसिडिटी है ना, पेट में एसिडिक एनवायरनमेंट है, उस वजह से खराब हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं जा पाता है ब्लड तक, 60 से 70 mg ही जाता है। तो जितना मात्रा ड्रग का अनचेंज फॉर्म में, अनचेंज फॉर्म में, प्योर फॉर्म में ब्लड तक पहुंचा, वही बायो अवेबिलिटी कहलाता है। वही बायो अवेबिलिटी कहलाता है। देखो क्या कह रहा है, बायो अवेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? बायो अवेबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेट, स्पीड, रेट का मतलब स्पीड, एंड एक्सटेंट मतलब अमाउंट टू विच द ड्रग रीचेज टू इट्स टारगेट ऑर्गन आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन इन अनचेंज फॉर्म। अनचेंज फॉर्म मतलब क्या हुआ? प्योर फॉर्म में जितना दवा आपने खाया और उसका टारगेट ऑर्गन, टारगेट ऑर्गन मतलब क्या? कहां पर काम करना है, कैसे जाएगा? ब्लड के द्वारा। तो ब्लड में या तो टारगेट ऑर्गन जो भी आप बोल दो, वहां तक किस मात्रा में, कितना मात्रा गया और किस रेट से गया, किस स्पीड से गया, उसको हम लोग बायो अवेबिलिटी कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल समझो कि अगर कोई पर्सन, इफ 100 mg ऑफ ए ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड ओरली, यदि कोई पर्सन 100 mg की दवा, जैसे मैंने बताया कि ये फगुनिया हैं जो कि 100 mg का दवा खाई, राइट, ओरली खाई। ओरली मतलब दवा मुंह में लेके घोट जाना, ठीक है, घोट गई, पेट में गया, तो उसका मात्र 70 mg ऑफ दिस ड्रग आर एब्जॉर्ब्ड अनचेंज। एब्जॉर्ब होना मतलब ब्लड में जाना, तो मात्र 70 mg ही जा पाया। तो इसका बायो अवेबिलिटी कितना होगा? तो 100 का 70 mg अगर गया तो इसका बायो अवेबिलिटी आप ऐसे निकाल लो कि 70/100 है ना, सॉरी 100 70/100 हो जाएगा ना, 70/100, तो मात्र 0.7, मात्र 0.7 गया। परसेंटेज निकालना चाहोगे तो 70% हुआ, 100 का 70%, तो बायो अवेबिलिटी ऑफ द ड्रग, ठीक है। लेकिन अगर वही दवा जब किसी को इंजेक्ट करते हैं आईवी, अगर मान लो हम किसी को 2 ml का इंजेक्शन, 2 ml का इंजेक्शन आईवी में इंजेक्ट किए,
इंजेक्ट किए आईवी में यानी वेन में, तो सीधा ब्लड में ही डाल दिए, तो वहां पर जितना 2 ml का 2 ml ब्लड में चला गया, वहां कहीं इधर उधर फालतू में नहीं वेस्ट हुआ। तो यानी यहाँ का 2 ml का 2 ml चला गया, यानी आईवी जब इंजेक्टेड करते हैं आईवी रूट से, आईवी रूट यानी इंट्रावेनस रूट से वेन में देते हैं, तो उस दवा का बायो अवेलेबिलिटी 100% होता है। इसीलिए कहते हैं कि डॉक्टर साहब, अक्सर आपके पास देखिएगा पेशेंट बोलने आएगा कि डॉक्टर साहब जाने छो दवाई से नहीं ठीक हो रहा छिए, सुइए दन दो, सुइया जल्दी काम करे छे, ज़्यादा असरदार हो छे। इसका मतलब क्या है? गांव घर में ऐसे ना होता है भाई, ऐसे ना बोलता है कि डॉक्टर साहब हमारा दवाई से उतना अच्छा सा असर नहीं हो, सुइया दे दो। तो सुइया क्यों असरदार होता है? क्योंकि सुई जो दे दिया जाता है ना, उसकी बायो अवेलेबिलिटी, खास करके इंट्रावेनस रूट यानी जो वेन में दी जाती है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी 100%, यानी अगर आप 5 ml इंजेक्शन दिए तो 5 का 5 ml ब्लड में जाएगा, और अगर 5 ml ब्लड में गया तो 5 का 5 ml असरदार होगा। जबकि ओरली देते हैं तो ओरली अगर 100 mg है तो 100 का मुश्किल से 60 से 70 mg जाता है, तो उतने को ना असरदार होगा। इसीलिए आईवी रूट थोड़ा सा अच्छा होता है इस मामले में, बायो अवेलेबिलिटी के मामले में। इसीलिए कहा जाता है कि बायो अवेलेबिलिटी वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? डोजेज फॉर्म का। यानी कोई भी डोजेज फॉर्म हो, टैबलेट हो, कैप्सूल हो, इमल्सन, सस्पेंशन, सिरप, जो भी डोजेज फॉर्म है, उसमें किसका बायो अवेलेबिलिटी कैसा है वो डिपेंड करता है। ठीक है। अब बात करते हैं ये बायो अवेलेबिलिटी। देखो समझो, अब यहाँ पे एक टर्म मैंने यूज किया, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। क्या होता है सर इसका मतलब? तो जब भी दवा ओरली लेते हैं, समझना बात को, ओरली जब भी दवा लेते हैं, ओरली मतलब क्या हुआ? जब हम ओरली दवा को लिए, यानी ओरली दवा को इंजेस्ट किए, राइट। दवा को जब हम ओरली लिए ना, तो वो दवा कहाँ गया? पेट में गया। तो पेट में से सीधा एब्जॉर्ब होकर ब्लड में नहीं जाता है, नहीं जाता है। कैसे जाता है सर? तो वो या तो पेट में, देखो दवा दो तरीके का है, या तो कोटेड या अनकोटेड टैबलेट होगा। अब कोटेड में भी होता है ना, कुछ ऐसी भी टैबलेट्स होती हैं जो एंटेरिक कोटेड टैबलेट होती हैं। एंटेरिक कोटेड टैबलेट ऐसा होता है जो कहां पर डिसइंटीग्रेट करता है? अरे बताओ, इंटेस्टाइन में। तो कुछ वो दवा पेट में भी नहीं कुछ हुआ तो इंटेस्टाइन में जाएगा, जीआईटी में, इंटेस्टाइन मान लो ये है। तो पेट हो चाहे जीआईटी का कोई भी हिस्सा हो, वहां से दवा जब डिसइंटीग्रेट होता है, यानी टैबलेट का टुकड़ा अब छोटे छोटे टुकड़े में बदलेगा, तो सबसे पहले वो कहां जाता है? पेट से लीवर में जाता है। कहां जाता है? लीवर में। किस सिस्टम के द्वारा? हेपेटिक पोर्टल वीन सिस्टम के द्वारा। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के द्वारा वो लीवर में जाता है, एंड लीवर में उसका होता है मेटाबॉलिज्म। क्या होता है? मेटाबॉलिज्म, यानी ब्रेकडाउन, कंप्लीट ब्रेकडाउन, नो पार्शियल, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। यानी जब भी कोई दवा अभी तक ब्लड में गया भी नहीं है काम करने के लिए, पहले ही लीवर में चल जाता है थोड़ा बहुत मेटाबोलाइज होने के लिए, थोड़ा बहुत मात्रा ब्रेक हो जाता है। एंड कितना ब्रेक होता है? तो 100 mg का, देखो 100 mg अगर 70 mg ब्लड में जा रहा है, तो वो जो 20 से 30 mg हुआ ना, उसी में से कुछ मात्रा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मेजर मात्रा यही होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के वजह से यहाँ पर दवा ब्रेक डाउन हो जाता है। जो ब्रेक डाउन हो गया वो सीधा किडनी से जाके यूरिन से निकल जाएगा, लेकिन जो प्योर फॉर्म में बचा रहा वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन ब्लड में जाएगा, और जो ब्लड में गया वही है बायो अवेलेबिलिटी। तो बायो अवेलेबिलिटी अफेक्टेड हुआ। पूछा भी जाता है कि बताओ भाई, ओरल रूट से जब भी दवा एडमिनिस्टर करते हैं तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी सबसे कम होती है, उसका मेन कारण क्या है? तो मेन कारण है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। और भी कई सारे कारण हैं, जैसे पेट में पहले से कोई ड्रग प्रेजेंट है या तो कोई खाना प्रेजेंट है, उस वजह से ड्रग और फूड का इंटरेक्शन हुआ, ड्रग उतने अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि पेट में जो एसिडिक एनवायरनमेंट है उस वजह से सही से दवा अब्जॉर्ब नहीं हो पाया। तो काफी सारे कारण फर्स्ट पास के अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन मेजर कारण फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है। बाकी और कोई भी रूट हो दवा का, उसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत कम होता है, नहीं होता है, नहीं के बराबर होता है। जब तक जीआईटी में दवा नहीं जाएगा तब तक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा नहीं, और जिसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं उसका बायो अवेलेबिलिटी बहुत बेहतर है। तो सबसे खराब बायो अवेलेबिलिटी होता है, सबसे कम किसका होता है? ओरल रूट का, और सबसे बेहतर आईवी का। सर इंट्रावेनस रूट का सबसे अच्छा क्यों होता है? क्योंकि इंट्रावेनस रूट में 100% होता है। 100% होने का कारण है कि इंट्रावेनस में सीधे ब्लड में ही डाल दिए, सीधे ब्लड में चला गया, तो अब वो लीवर में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के लिए नहीं जाएगा, इसीलिए उसकी बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, समटाइम्स वी ऑल्सो नीड अ स्लो एब्जॉर्प्शन रेट। हमें कई बार ऐसा होता है कि हम खुद चाहते हैं कि दवा धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो, व्हेन वी वांट टू इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। दवा ज्यादा देर तक काम करे तो हम उसके ताकि उसका एडवर्स इफेक्ट कम से कम हो।
ठीक है। कह रहा व्हेन अ रैपिड थेरेपेटिक इफेक्ट इज रिक्वायर्ड, जब हमें रैपिड थेरेपेटिक इफेक्ट चाहिए तो द रेट एट विच ड्रग गेट्स एब्जॉर्ब बिकम इंपॉर्टेंट फैक्टर, जैसे कि अस्थमा अटैक वगैरह में तुरंत से चाहिए होता है, तो वो सब में बायोअवेबिलिटी आप डिपेंड करता है कि आप कौन सा रूट चाहते हैं, है ना। जैसे अगर हम खुद चाहते हैं कि नहीं दवा धीरे धीरे काम करे तो हम ओरली दे देंगे, अगर हम चाहते नहीं तुरंत से एक्शन करे तो हम आपको क्या कहते हैं उस कंडीशन में अलग रूट से अप्लाई करेंगे, है ना। हाँ, अब यहां पर होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो अवेबिलिटी, कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो बायो अवेबिलिटी को कम कर सकता है या बढ़ा सकता है। तो उसमें फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स होते हैं तो कुछ फार्माकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं। फार्मास्यूटिकल फैक्टर यानी कि जो दवाओं का बनावट, दवाओं का संरचना, दवाओं का रूप, डोजेज फॉर्म, उस पर डिपेंड करता है कि दवा का बायोलिटी कैसा होगा। फार्माकोलॉजिकल है यानी फार्माकोलॉजिकली बॉडी में क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल फैक्टर में सबसे बड़ा फैक्टर है डोजेज फॉर्म, यानी दवा किस फॉर्म में है, टैबलेट के फॉर्म में है, कैप्सूल के फॉर्म में है, इंजेक्टेबल के फॉर्म में है या लिक्विड के फॉर्म में है। तो कह रहा है डिफरेंट डोजेज फॉर्म जैसे टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्टेबल, लिक्विड्स अलग अलग होता है, सबका डिजोल्यूशन रेट अलग है। डिजोल्यूशन मतलब उसको ब्रेक होने का रेट, वो रेट अलग है एंड एब्जॉर्प्शन प्रोफाइल भी अलग है। इंजेक्टेबल फॉर्म्स जनरली हैव हाईएस्ट बायोअवेबिलिटी, जितने भी इंजेक्टेबल फॉर्म होते हैं, जितने भी इंजेक्शंस हैं सबसे ज़्यादा उसका बायोअवेबिलिटी होता है। उसके बाद लिक्विड का होता है, उसके बाद लिक्विड का, क्योंकि लिक्विड को जैसे लिक्विड में सिरप वगैरह हो गया, इसको डिसइंटीग्रेट नहीं होना है, सीधा ये अब्जॉर्ब होता है क्योंकि ये पहले से छोटे छोटे टुकड़े में है ना। फिर आपका हो गया टैबलेट, कैप्सूल वगैरह। तो इंजेक्टेबल फॉर्म्स जनरली हैव हाईएस्ट बायोअवेबिलिटी, हाईएस्ट बायोअवेबिलिटी होता है सिंस बाईपास द डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि ये बाईपास मतलब है कि बाईपास, उसको बाईपास करना मतलब होता है ना, जैसे देखना बाईपास का मतलब होता है जैसे मान लो कोई चौक चौराहा है, समझो बात को, जैसे ये चौक है, ठीक है, ये चौक है, यहाँ पर अक्सर जाम लगता है, इस रोड से ये यहाँ पर बाजार लगता है, गांव घर में ऐसा होता है, यहाँ पर अक्सर जाम लग जाता है, बड़ा गाड़ी जाता है तो, और इस रोड को इस रोड से जोड़ना है और इस चौक को हमें बाईपास करना है, तो ऐसा बाईपास रोड बनाओ जो कि इसको इससे कनेक्ट कर जाए, इसको इससे कनेक्ट कर जाए, जो कि ये चौक, ये गाड़ी यहीं से यहाँ मुड़ जाएगा और यहाँ पे चला जाएगा और फिर आगे चला जाएगा, जिससे चौक में जाम नहीं लगेगा। इसी को तो कहते हैं बाईपास रोड। तो वही वाली बात है कि बाईपास करना मतलब उसको छोड़ देना। जैसे इंजेक्टेबल्स ड्रग जो होते हैं वो बाईपास करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को, क्योंकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता नहीं है, पाचन तंत्र यानी एलिमेंट्री कैनाल में जाता नहीं, क्योंकि आप सीधा इंजेक्शन दे दिए तो वो पेट में थोड़ी जाएगा, अब पेट में नहीं जाएगा तो उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, जिस वजह से उसका बायोअवेबिलिटी बहुत बेहतर होता है। वाइल ओरल फॉर्म्स आर सब्जेक्टेड टू मोर वेरिएबल, ओरल फॉर्म में होता है कि थोड़ा ज्यादा वेरिएबिलिटी होती है, कारण क्योंकि वो फर्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, राइट। हाँ, अब दूसरा है पार्टिकल साइज एंड सरफेस एरिया। पार्टिकल साइज एंड सरफेस एरिया का मतलब क्या है, जो दवा के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल साइज हैं, है ना, और जो सरफेस एरिया है उस पर भी डिपेंड करता है। कह रहा है स्मॉलर पार्टिकल साइज, जितना छोटा पार्टिकल साइज होगा वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, है ना, इंक्रीजेस सरफेस एरिया, लीडिंग टू फास्टर डिजोल्यूशन, बहुत तेजी से डिजोल्यूट होगा, ब्रेक होगा, एंड बेटर एब्जॉर्प्शन, अगर एब्जॉर्प्शन बढ़िया होगा तो उसका क्या होगा, बायोअवेबिलिटी भी अच्छा होगा। तो नैनो पार्टिकल्स या माइक्रो आयनाइज्ड फॉर्म जो होता है उसकी बायोअवेबिलिटी अच्छी होती है, यानी पार्टिकल का साइज जितना ज़्यादा छोटा उसका बायोअवेबिलिटी उतना बढ़िया। अब है ड्रग सोल्यूबिलिटी, कि ड्रग सोल्यूबल कितना है, कितना घुलनशील है। पुअरली वाटर सोल्यूबल ड्रग्स, जितने भी पुअरली वाटर सोल्यूबल ड्रग यानी कि बहुत अच्छे से ड्रग वाटर में सोल्यूबल मतलब होता है जल में घुलनशील, लेकिन कुछ ऐसे ड्रग हैं जो वाटर में सोल्यूबल नहीं है, उतना अच्छा नहीं है, तो उसके पास उसकी बायोअवेबिलिटी घट जाएगी, क्योंकि वो ड्रग सोल्यूबल उतना नहीं है तो डिसइंटीग्रेट अच्छे से नहीं होगा, डिसइंटीग्रेट नहीं होगा तो फिर उसका एब्जॉर्प्शन उतना अच्छा नहीं होगा, और एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होगा तो समझ रहे हो बात को कि उसका बायोअवेबिलिटी घट जाएगा। तो पुअरली वाटर सोल्यूबल ड्रग के पास बायोअवेबिलिटी कम होती है एज देयर डिजोल्यूशन रेट इज स्लोअर, क्योंकि उसका डिजोल्यूशन रेट मतलब होता है कि उस दवा को टूटने की दर कितना स्पीड से टूट रहा है वो स्लो हो जाएगा। फॉर्मुलेशंस यूजिंग, जैसे उसमें सोल्यूबलाइजर या इमल्सिफायर यूज करते हैं, जिससे ड्रग का डिजोल्यूशन प्रॉपर्टी या फिर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी थोड़ा बेटर इंप्रूव होता है। अब रिलीज मैकेनिज्म, यानी दवा कैसे, कुछ देखिएगा पेंटॉप डी, एक होता है पेन 40, है ना, एक होता है पेंटॉप डीएसआर, पेंटॉप डीएसआर होता है। हाँ, डीएसआर मतलब क्या हुआ, यहाँ एसआर का मतलब होता है सस्टेन्ड रिलीज, यानी धीरे धीरे रिलीज होगा। आप दवा खाएं ऐसा नहीं एक बार के रिलीज हो गया, नहीं, धीरे धीरे रिलीज होगा। तो वो भी डिपेंड करता है उसका बायोअवेबिलिटी कैसा होगा, जितना धीरे धीरे रिलीज होगा, है ना, उसकी बायोअवेबिलिटी धीरे धीरे होगी। कह रहा है कंट्रोल्ड और सस्टेन्ड रिलीज फॉर्मुलेशन डिजाइन टू रिलीज द ड्रग ओवर टाइम, उसको ऐसे डिजाइन किया गया कि धीरे धीरे ड्रग बॉडी में रिलीज होता रहे, विच कैन अफेक्ट द अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब्ड एंड इट्स रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन।
उसके दवा के रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। अब कुछ फार्माकोलॉजिकल फैक्टर्स को पढ़ते हैं। फार्माकोलॉजिकल फैक्टर जैसे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, प्राइमरी फैक्टर है ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। आपने फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बारे में क्या देखा? तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में देखा कि जब दवा ओरली इंजेस्ट करते हैं तो दवा पेट में जाता है या तो आंत में जाता है, और वहां से डायरेक्टली ब्लड में नहीं जाता है, पहले लीवर में जाता है, और वहां कुछ मात्रा दवा का ब्रेक हो जाता है ना, 20 से 30%, जिस वजह से क्या होता है वहां पर दवा का लगभग 60 से 70% जो प्योर फॉर्म में बचा वही ब्लड में जाता है। इस वजह से बायो अवेलेबिलिटी ड्रग की कम हो जाती है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वजह से। तो वही चीजें लिखना है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बारे में, कभी एग्जाम में लिखने आ गया तो लिखना ड्रग एडमिनिस्टर्ड ओरली। जब ड्रग एडमिनिस्टर्ड ओरली करते हैं तो एब्जॉर्ब्ड थ्रू जीआईटी ट्रैक एंड मस्ट पास थ्रू द लिवर। जब भी जीआईटी से एब्जॉर्ब होता है, जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक यानी एलिमेंट्री कैनाल से एब्जॉर्ब होता है, तो वो कहाँ जाता है? लीवर में। मस्ट मतलब एकदम जरूरी है कि वो लीवर में जाएगा, तभी जाकर के सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन मतलब होता है ब्लड, तभी वो ब्लड में जाएगा, तभी वो ब्लड में जाएगा। ठीक है। ड्रग्स एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज्ड बाय लिवर, लीवर में मेटाबोलाइज होता है, एंड लो बायो अवेबिलिटी ड्यू टू फर्स्ट पास, इसी वजह से बायो अवेबिलिटी कम हो जाती है। परमिएबिलिटी एंड मूवमेंट एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। ड्रग्स मस्ट पास थ्रू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन टू रीच ब्लड स्ट्रीम। जाहिर सी बात है कि मान लो पेट में दवा है या फिर कहीं भी दवा है, उसको अगर ब्लड वेसल्स में जाना है तो ब्लड वेसल्स के वॉल को क्रॉस करना पड़ेगा, और वॉल किस चीज से बना हुआ है? वो भी एक प्रकार का सेल से बना हुआ है, सेल मेम्ब्रेन, तो उसी को बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो वो दवा कितना सोल्यूबल है, जैसे हमारा मेनली जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो भी है वो लिपिड सोल्यूबल फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है। हमारा सेल मेम्ब्रेन किस चीज से बना हुआ है? फॉस्फोलिपिड से, यानी लिपिड जैसा नेचर है। तो कहते हैं ना डायमंड कट डायमंड, लोहे लोहे को काटते हैं, तो वही वाली बात है कि लिपिड सोल्यूबल लिपिड में बने हुए चीजों में घुलेगा जल्दी ना। तो वही वाला जो ड्रग लिपोफिलिक है यानी फैट सोल्यूबल है, वो बहुत आसानी से मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। तो लिपोफिलिक ड्रग यानी फैट सोल्यूबल ड्रग्स पासेस थ्रू मेम्ब्रेन्स इजिली, वो इजिली पास कर जाता है। बल्कि हाइड्रोफिलिक ड्रग यानी वाटर सोल्यूबल ड्रग बहुत धीरे धीरे क्रॉस कर पाता है। ड्रग्स विथ पुअर मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी हैव रिड्यूस्ड बायोबिलिटी, जिससे उसकी बायो अवेबिलिटी भी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है। अब है क्या? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पीएच। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पीएच का मतलब क्या हुआ सर? यानी कि जो जीआईटी का पीएच होता है, जैसे आपका पेट हो गया, ये पेट के बाद डुओडेनम होता है, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, राइट, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। तो पेट का पीएच एसिडिक होता है 1.2 to 1.8। सबको बताओ यहाँ पर किसकी वजह से एसिडिक होता है? क्योंकि HCl रिलीज होता है, राइट। तो पेट का माहौल एसिडिक है। इंटेस्टाइन का माहौल बेसिक होता है, पता है, क्योंकि पेनक्रेटिक जूस आता है, उसका पीएच लगभग 7.4 प्लस होता है, यानी 7 से ज़्यादा होता है, तो बेसिक होता है। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पीएच भी डिपेंड करता है कि जब दवा आपका खाते हैं तो दवा HCl में जाता है, एसिडिक माहौल में कैसा एब्जॉर्ब होगा, बेसिक माहौल में दवा कैसा एब्जॉर्ब होगा। जैसे अगर कोई मान लो दवा एसिडिक है, तब तो वो एसिडिक माहौल में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। जो दवा बेसिक है तो वो बेसिक माहौल में अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। जितनी अच्छी एब्जॉर्प्शन होगी उतनी अच्छी बायोअवेबिलिटी होगी। कहने का मतलब है द पीएच ऑफ स्टोमक यानी पेट का पीएच और इंटेस्टाइन का इन्फ्लुएंस करता है आयोनाइजेशन स्टेट ऑफ ड्रग का आयोनाइजेशन स्टेट क्या होगा, अफेक्टिंग इट्स सॉल्युबिलिटी, उसका सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है, इवन एब्जॉर्प्शन को भी अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वीक एसिड्स, जो वीक एसिड ड्रग हैं, वीकली एसिडिक ड्रग हैं, वो बेटर एब्जॉर्ब होते हैं एसिडिक एनवायरनमेंट में। एसिडिक एनवायरनमेंट कहाँ है? वो पेट में है, यानी एसिडिक ड्रग एसिडिक एनवायरनमेंट में एब्जॉर्ब होगा, जैसे लिखा है ना स्टोमक में। वाइल वीक बेसिस, जो बेसिक ड्रग होंगे वो बेटर एब्जॉर्ब होगा बेसिक एनवायरनमेंट में, यानी इंटेस्टाइन में। कहाँ? इंटेस्टाइन में। अब कह रहा एक फैक्टर ये भी है ब्लड फ्लो टू एब्जॉर्प्शन साइट, जहां से एब्जॉर्ब हो रहा है दवा वहां का ब्लड सर्कुलेशन कैसा है। अगर जहां से एब्जॉर्ब हो रहा है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन से हो रहा है या फिर स्टोमक से हो रहा है या फिर डुओडेनम से कि जेजुनम से इलियम से, वहां का ब्लड सर्कुलेशन कैसा है, जहां से एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अगर वहां ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा। तो कह रहा है एडिक्वेट ब्लड फ्लो टू साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन मतलब कहां से दवा एब्जॉर्ब हो रहा है, वहां पर ब्लड फ्लो अगर एडिक्वेट है, सही है, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक या स्किन या मसल, तो नेसेसरी फॉर ड्रग मॉलिक्यूल टू एंटर सर्कुलेशन, बहुत जरूरी है सही मात्रा में ब्लड फ्लो का होना ताकि सर्कुलेशन में एंटर कर पाए ब्लड ये दवा। पुअर सर्कुलेशन कैन रिड्यूस द ड्रग बायोअवेबिलिटी, अगर अच्छा सर्कुलेशन नहीं है तो ड्रग की बायो अवेबिलिटी घट जाएगी।
समझ रहे बात को? हाँ, अब कुछ एमसीक्यूज है, लेकिन उससे पहले मैं चीज़ों को फिर से समराइज कर रहा हूँ। उसके बाद आपको कुछ एमसीक्यूज जो इससे पूछे हुए हैं, मुझे पता है अभी आपको 10 से 15% या 20% समझ में आया होगा। एक बार रिपीट करूंगा तो 30 से 40% होगा। फिर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 50 से 60% होगा। फिर इसके बाद आप खुद से एक बार पीडीएफ पढ़ोगे तब जाके 70 से 80% होगा। एंड फिर अगेन मैं एक बार रिवाइज कराऊंगा तब जाके 90% होगा। 100% टॉपिक समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। समझ रहे हो बात को? हाँ, तो मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि आपको एकदम बताया और 100% समझ में आ गया। ये इंसानी दिमाग का फितरत है कि हमारा दिमाग नई चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो नई चीज़ें तब तक नहीं है जब आप उसको पहली बार सुन रहे हो या पहली बार देख रहे हो, है ना। लेकिन वही नई चीज़ें, पुरानी चीज़ें भी तब्दील हो जाएंगी अगर आप अपने दिमाग को वो चीज़ें बार बार दिखाओ। अरे, और पुरानी चीज़ों को आपका दिमाग बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है। जैसे अचानक से किसी नए आदमी मार्केट में, अभी आप मान लो कभी मार्केट गए, ठीक है, मार्केट से घर आए, आने के दौरान आपने कम से कम सैकड़ों आदमी को देखा होगा। क्या सबका चेहरा याद है? नहीं। लेकिन जिसको आप रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं उसको याद रखता है। तो हमारा दिमाग ऐसा ही है, जो पहली बार चीज़ें सुनता है उसको जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो हार नहीं मानना, थकना नहीं, डरना नहीं है। बस ये मानो कि आपका दिमाग के लिए नया है, इस वजह से जल्दी आपका दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो आप अपने दिमाग के लिए इसको पुराना करो। इसीलिए कहा जाता है कि रिवीजन, बार बार पढ़ो, जिससे दिमाग को लगे अरे ये तो मेरा अपना भतीजा है, चाचा है ना, अपना जाना पहचाना है, अरे ये तो मेरा बेटवा है ना, इस टाइप से तुरंत से उसको एक्सेप्ट करेगा। समझ रहे बात को? यही लॉजिक है। देखो, बायो अवेबिलिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रेट एंड एक्सटेंट, यानी कि रेट एंड एक्सटेंट मतलब हुआ कितना मात्रा और कितना दर से ड्रग पहुंच रहा है, कहां तक? टारगेट ऑर्गन तक, अनचेंज फॉर्म यानी प्योर फॉर्म में, है ना। किस डोजेज फॉर्म का? अगर कोई 100 mg दवा लिया, उसका 70 mg अगर ब्लड तक पहुंचा तो उसकी बायोअवेबिलिटी 70% है। और कोई पूछेगा कि किस रूट का बायोअवेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है, तो बोलना आईवी रूट का 100%, सबसे वेरिएबल ओरल रूट का, राइट। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मेन फैक्टर है। और भी कुछ फैक्टर है, लेकिन मेन फैक्टर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है सर? तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब है जब भी कोई ड्रग हम ओरली लेते हैं तो वो दवा कहाँ जाता है? पेट में जाता है। एंड पेट में जाने के बाद वो डिसइंटीग्रेट होता है, राइट। डिसइंटीग्रेट होना मतलब टूटता है, डिजोल्यूशन होता है उसका। फिर उसके बाद वहां से एब्जॉर्ब होता है। तो एब्जॉर्ब होकर सीधा ब्लड में नहीं जाता, पहले लीवर में जाता है पोर्टल वेन सिस्टम के द्वारा, और लीवर में थोड़ा बहुत मेटाबोलाइज हो जाता है, थोड़ा बहुत। इसीलिए इसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जिस वजह से ओरल रूट का बायोअवेबिलिटी कम हो जाता है, क्योंकि ओरल रूट में ही फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है और बाकी अलग रूट में नहीं होता है, राइट। हाँ, अब अलग अलग फैक्टर्स हैं। डोजेस फॉर्म भी डिपेंड करता है कि उसकी बायोअवेबिलिटी कैसा होगा। जैसे इंजेक्शंस का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड का होगा, उसके बाद कैप्सूल होगा, उसके बाद टैबलेट होगा, है ना। हाँ, फार्मास्यूटिकल साइज और सरफेस एरिया या पार्टिकल का साइज कैसा है, सरफेस एरिया कैसा है, ड्रग कितना घुलनशील है, सॉल्युबिलिटी क्या है, किस तरीके से रिलीज हो रहा है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है, परमिएबिलिटी पर डिपेंड करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पीएच, एसिडिक पीएच में, बेसिक पीएच में, प्लस जहां से वो एब्जॉर्ब हो रहा है वहां का ब्लड फ्लो कैसा है, राइट। अब चलो एमसीक्यू की बारी है। अब इस टॉपिक से कुछ एमसीक्यू, अब जाके लगभग 30 to 40% आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड अब आप एमसीक्यू अगर सॉल्व होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनना समझना तो अच्छे से होगा। मैं जो बच्चे भी, चूंकि ये क्लास ऐप पर चल रही है तो ये क्लास ऐप पर अभी लाइव जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं वो आंसर भी कर पाएंगे। मैं चैट को ओपन कर दे रहा हूँ, राइट। हाँ, अब आप लोग आंसर भी करना, ओके। चलो, सभी लोग आंसर करने के लिए तैयार हो? हाँ, ठीक है, सब लोग आंसर करने के लिए तैयार हो। हाँ, ये क्लासेस ऐप पर चल रही हैं। जो बच्चे इसको रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो लाइव में आंसर नहीं कर पाएंगे। लाइव क्लास अटेंड करना है तो डेली रात के 9 से 10 सेकेंड ईयर न्यू बैच में चलती हैं, उसको ज्वाइन कीजिए, तब आप मेरे साथ लाइव आंसर कर पाएंगे। जैसे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है बायो अवेबिलिटी ऑफ ड्रग रेफर्स टू। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है डिप्लोमा इन फार्मेसी का। बायो अवेबिलिटी का मतलब बताओ। बायो अवेबिलिटी ऑफ ड्रग रेफर्स टू, इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन पहला, परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज दैट रीचेज सिस्टेमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज फॉर्म, यानी एडमिनिस्टर्ड डोज यानी कितना दवा लिए हैं
उसका परसेंटेज कितना पहुंचा सिस्टेमिक सर्कुलेशन यानी ब्लड में अनचेंज फॉर्म में। हाँ, पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है। रेशियो ऑफ ओरल टू पेरेंट्रल, ओरल और पेरेंट्रल का रेशियो ऐसा कुछ नहीं है। रेशियो ऑफ ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग, अरे रेशियो उसमें कुछ नहीं होता है। पहला ही हो जाएगा कि एडमिनिस्टर्ड डोज, ये देखो अनचेंज फॉर्म मेन वर्ड है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में कितना पहुंचा अनचेंज फॉर्म में, अगर 100 mg आपने लिया, एडमिनिस्टर्ड डोज ये है, उसका ब्लड में 60 से 70 पहुंचा, तो ये जितना अनचेंज फॉर्म में पहुंचा प्योर फॉर्म में, उसी को बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। तो सारे बच्चे देखो क्या आंसर कर रहे हैं। लाइव क्लास में कुछ ऐसे ही आंसर करने का मौका मिलता है, इसलिए मैं कहता हूं आप समय निकाल के लाइव क्लास जरूर ज्वाइन करें। देखो सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, सारे बच्चों का आंसर देखो कितना आ रहा है, सारे बच्चे आंसर करिए। तो ए, और मैं अब स्टूडेंट से थोड़ा फीडबैक भी लूंगा। क्या कितने स्टूडेंट हैं जो कि मेरे आंसर बताए बगैर अपने से आंसर कर लिए थे, वो कमेंट में दिल बनाइए। फिर अगला क्वेश्चन मैं कराऊंगा। जो बच्चे मेरे बिना बताए अपने ऐसे आंसर किए थे, कमेंट में दिल बनाइए। देखिए प्रीति यादव, शिवा, बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, तब आप लोग को ज़्यादा बेटर दिखेगा। ये देखिए, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो अगेन दूसरा क्वेश्चन करो, अब दूसरा क्वेश्चन करो, अब दूसरा क्वेश्चन करिए ये वाला। अब मैं समझूंगा, तब मैं जानूंगा कि आप लोग सही आंसर कर रहे हो। बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग डिपेंड्स अपॉन, ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी किस पर डिपेंड करता है, ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी किस पर डिपेंड करता है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म पर, सेकेंड पास मेटाबॉलिज्म, या वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, या एक्सक्रीशन? अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। तो देखिए कितने तेजी से आंसर आ रहा है, आप देख सकते हैं फोन में। इस लेवल का आंसर मतलब सारे बच्चे समझ चुके हैं क्वेश्चन का। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, देखो दिख रहा है ना। हाँ, लाइव क्लास के आंसर्स कितने तेजी से आ रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फोन में, लैपटॉप में दिख नहीं रहा होगा, देखो यहाँ पे मैं आंसर दिखाता हूँ। लैपटॉप में एक्चुअली स्लो चीज़ें चलती हैं, देखो है ना, कितने बच्चों का आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन है आप लोगों का, द फ्रैक्शन ऑफ एन एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट रीचेज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज फॉर्म एज गिवन डोजेस फॉर्म। यानी कि फ्रैक्शन मतलब होता है वह भाग, फ्रैक्शन बोलते, परसेंटेज बोलते, वह मात्रा दवा का जो एडमिनिस्टर्ड ड्रग का सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक पहुंचा अनचेंज फॉर्म में गिवन डोज के, तो उसको क्या कहेंगे? बायो अवेलेबिलिटी, बायो इक्विवेलेंस, थेरेपेटिक इक्विवेलेंस, या फार्मास्यूटिकल अल्टरनेटिव, क्या कहेंगे? तो आंसर हो जाएगा बायो अवेलेबिलिटी। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा आप लोग का आंसर देख के। वेरी गुड वेरी गुड, है ना। चलो, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग बाय विच रूट रीचेज 100%, किस रूट से 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है? कम से कम 10 बार पूछा हुआ क्वेश्चन, मोर देन 10 टाइम्स, 10 बार से ज़्यादा पूछा हुआ, अलग अलग एग्जाम में, अलग अलग बोर्ड में, छत्तीसगढ़ बोर्ड में, राजस्थान बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, मध्य प्रदेश वालों में, बिहार वालों में, है ना। कौन सा ऐसा बोर्ड होगा जिसमें पिछले 10 साल में एक बार नहीं पूछा गया होगा? हर बोर्ड में यह सवाल पूछा जाता है और रिपीटेड है। बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग बाय विच रूट रीचेज 100%। सवाल यही रहता है, लैंग्वेज चेंज कर देता है बस। 100% किसका होगा? तो ओरल रूट का होगा, सॉरी ओरल नहीं, आईवी रूट का होगा, इंट्रावेनस, इंट्रावेनस, राइट। चलो अगेन दूसरा क्वेश्चन है, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ओरल ड्रग्स इज डिक्रीज्ड बाय। ये मेरा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये मिथिलेश सर एमएस क्वेश्चन, एमएस स्पेशल, ठीक है, ये मेरे द्वारा बनाया हुआ क्वेश्चन है। बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ओरल ड्रग, ओरल ड्रग यानी ओरली लेने पर डिक्रीज होता है, क्यों? मेन कारण बताना क्यों। देखते हैं कौन बच्चा सही बता पा रहा है। पहला है, ये मेरे द्वारा बनाया हुआ क्वेश्चन है जी, फूड ड्रग इंटरेक्शन, फूड और ड्रग पेट में आपस में इंटरेक्ट कर जाता है, जिस वजह से कहीं ना कहीं ड्रग का कुछ ड्रग का एब्जॉर्प्शन, जैसे टेट्रासाइक्लिन एक ड्रग है, अगर उसके साथ मिल्क ले लोगे ना तो टेट्रासाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होता, इसीलिए कहा जाता है टेट्रासाइक्लिन कभी भी नहीं लेना चाहिए मिल्क के साथ। तो फूड ड्रग इंटरेक्शन भी एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है। फिर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, हाँ ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है। पुअर एब्जॉर्प्शन, हाँ ये भी एक फैक्टर है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द एबव,
जो MS क्वेश्चन होगा ना मैं लिख दूंगा, ये MS क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगेगा, MS क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगेगा, ये मेरे द्वारा बनाया हुआ क्वेश्चन है। अगेन एक और MS क्वेश्चन, MS क्वेश्चन ये मेरे द्वारा है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है। MS क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं भविष्य में। MS मतलब समझते हो ना, मिथिलेश सर क्वेश्चन ये मेरा है। बताओ द मेन फैक्टर्स, ठीक है, द मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लो ओरल बायो अवेबिलिटी ऑफ सम ड्रग्स। यहां पे लिख रहा है मेन फैक्टर, इसमें भी ओरल बायोअवेबिलिटी से, लेकिन लिख दिया एक वर्ड मेन फैक्टर। मेन यानी प्राइमरी फैक्टर कौन सा है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, रैपिड एब्जॉर्प्शन, हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग या स्लो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे मेन फैक्टर या प्राइमरी फैक्टर बोले तो सीधा आंख बंद करके फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मार देना, है ना, कंफ्यूज नहीं। यहां देखो मेन फैक्टर नहीं बोला और सब कुछ लगभग मिलता जुलता है, तो आदमी यहां पे भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मार देता, लेकिन नहीं। थोड़ा सा दिमाग आंखें खोलने के लिए क्वेश्चन मैंने डाले कि ओरल ड्रग में ड्रग फूड इंटरेक्शन भी हो सकता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, पूर एब्जॉर्प्शन भी, लेकिन यहां पर जो इस क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या है, अप्रोच आपका वैसा होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? हाँ, क्योंकि जब आप थोड़ा सीनियर लेवल के एग्जाम देते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, तो वहां पे ऐसा नहीं होता कि सेम टू सेम चीजें रिपीट होती हैं, है ना, टॉपिक रिपीट होता है, क्वेश्चन डिफरेंट लैंग्वेज में आता है। तो देखो वही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज मैंने चेंज किया और आंसर चेंज हो गया, है ना। मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लो ओरल बायोअवेबिलिटी ऑफ सम ड्रग्स, तो आंसर हो जाएगा यहाँ के ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ओके, चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद। एंड जो लोग आप लोग सेकेंड ईयर में फुल कोर्स में फुल कोर्स के जो न्यू बैच में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो भी आपके दोस्त साथी संगति हैं, सबको सलाह दीजिए कि भैया सेकेंड ईयर न्यू बैच में डेली रात में 9 से 10 एक क्लास होती है और एक क्लास से पूरी तैयारी हो जाएगी। एंड क्रैश कोर्स आगे जब आएगा मार्च में, तो वो बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। तो ये सबसे अच्छा मौका है। मात्र 1499 यानी 1499 में आपको रिकॉर्डेड वीडियो, डेली लाइव क्लासेस, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। चैप्टर वाइज कैसे कंप्लीट होगा, टेस्ट भी होगा, एंड लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। एंड जो भी लोग गाइड मंगाना चाहते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में सक्सेस गाइड था, वैसे सेकेंड ईयर में सक्सेस गाइड है, तो सक्सेस गाइड मंगाना चाहते हैं तो अपने घर पर ऑर्डर कर लो। जो लोग नोट्स नहीं बना सकते हैं, जो लोगों के पास समय है तो वो नोट्स बनाइए, अदरवाइज जिन लोगों के पास उतना समय नहीं है तो नोट्स नहीं बना सकते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डालूंगा, क्योंकि आप लोग जॉब करो, काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक नोट्स के तौर पर अपने पास बुक होना चाहिए, जिससे कि आप इसे पढ़ सको, है ना, और समझने में आसानी होगी। समझ रहे हो बात को? हाँ, ये 999 यानी 999 रुपये में आपको मिल जाता है 6 बुक, ठीक है। एंड इन सभी चीज़ों के लिए करना क्या होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं, प्ले स्टोर पे सबसे पहले जाना है, उदित फार्मेसी ऐप को इंस्टॉल करना है, एंड मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करना है। एंड कोर्सेज वाले सेक्शन में जाएंगे तो डी फार्मा सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर सबका कोर्स है, तो सेकेंड ईयर के कोर्स को ज्वाइन कर लेना है फटाफट से। एंड किसी को कोई दिक्कत होगा तो इस नंबर पर कॉल कर लेना, सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम आपको कंप्लीटली हेल्प करेगी। एंड बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। आज का ये क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि आपके कमेंट से हम लोग और अच्छे तरीके से चीज़ों को अप्लाई करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। एंड मिथिलेश सर ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ना ना भूलें, सभी लोग जुड़े रहिए ताकि हर एक अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। ओके, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।